देवेन ने अधीश के सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसे तुरंत मान लेना उसे उचित नहीं लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि यदि वास्तव में देवेन उसकी मदद करना चाहता है तो वो बड़ी आसानी से अपना काम कर सकता है। क्या होगा अधीश का फैसला? क्या उसे देवेन के साथ जाना चाहिए या वो अपनी राह खुद ही खोजने का फैसला करेगा? अधीश के पास देवेन का प्रस्ताव मानकर उसके साथ जाने के दो कारण थे। एक तो वो इस द्वीप को अच्छी तरह जानता था और अधीश की मदद कर सकता था ज्वालामुखी मृत्तिका को खोजने में, और दूसरा कि वो अब शिशु दानव का सामना नहीं करना चाहता था। पहला कारण उसका उद्देश्य था और दूसरा कारण उसका भय। अधीश वैसे तो किसी से डरता नहीं था, लेकिन ये शिशु दानव कुछ अजीब था। जिस तरह थोड़े ही समय में उसने एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, उसने अधीश को चौंका दिया था। अब अधीश अपना समय और ऊर्जा उन क्षुद्र जीवों से लड़ने और उनको मारने में व्यस्त नहीं करना चाहता था, इसलिए खतरा अभी भी मौजूद था और उसके लिए यही उचित था कि वो जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ दे। अधीश ने कहा, सबसे पहले तो हमें इस जगह से निकलना चाहिए देवेन, उसके बाद किसी और मसले पर विचार किया जाएगा। मांत्रिक देवेन ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उस दुर्घटना से उभर नहीं सका था। उसने अधीश से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हमें अब चलना चाहिए, यहां बहुत खतरा है। अधीश के साथ देवेन ही बात कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे मांत्रिक दिशा अब भी सदमे में है। वो देवेन के साथ इस खतरनाक स्थान पर आने पर पछता रही थी। उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि शिशु दानव से सामना होने के बाद भी वो सही सलामत है। यदि अधीश वहां नहीं आया होता तो निश्चित ही वे दोनों मारे जाते। उसके मन में अधीश के प्रति कृतज्ञता थी, लेकिन कुछ भी कहने में वो असमर्थ थी। हालांकि अधीश ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। देवेन ने ही फिर कहा, चलिए मांत्रिक अधीश, अब यहां से निकलते हैं। जल्दी ही उन तीनों ने वो स्थान छोड़ दिया। समुद्र काफी पीछे छूट गया था। एक बड़े से टापू पर अधीश इन अनजान मांत्रिकों के साथ चला जा रहा था। रास्ते में वो इस जगह के बारे में जानकारी भी लेता जा रहा था। तभी देवेन ने पूछा, मांत्रिक अधीश, आपने क्या तय किया? कुर्दमान द्वीप पहुंचकर आप किस दल में शामिल होंगे? अधीश ने कहा, मेरा इरादा यहां बस जाने का नहीं है, मैं तो कुछ ही दिनों में लौट जाऊंगा। फिर किसी दल में शामिल होना जरूरी है क्या? देवेन बोला, हाँ मांत्रिक अधीश, कुर्दमान द्वीप समूह पर एक गुट के संरक्षण के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली मांत्रिक भी किसी न किसी दल का हिस्सा बनते ही हैं। अन्यथा समुद्री जीवों के हिंसक हमलों का सामना करते समय उनका न कोई साथ देता है, न ही सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। अधीश को लगा जैसे देवेन उसे कुर्दमान द्वीप के बारे में जानकारी देने से अधिक अपने दल में शामिल करने के लिए उत्सुक है। फिर भी वो चाहता था कि देवेन उसके साथ ही रहे। अपने काम की जानकारी तो वो उससे निकाल ही लेगा। देखने में जितना ही सुंदर था ये द्वीप, वास्तव में उतना ही खतरनाक। अकेले घूमने में तो और अधिक खतरा था। कई छोटे छोटे द्वीपों में बटा ये द्वीप समूह हजारों घातक जानवरों का ठिकाना था, जो मौका पाते ही इंसान को अपना शिकार बना लेते थे। और यही कारण था कि यहाँ के निवासी एक साथ एक दल के रूप में रहते थे, ताकि किसी शिकारी जानवर के हमला करने पर वे एक साथ मिलकर उसका सामना कर सकें। धीरे धीरे ये दल 3 मुख्य दलों के रूप में संगठित हो गए। इनकी अपनी सेना और अधिकार होते थे। संगठित सेना बड़ी आसानी से समुद्री जानवरों को पराजित कर सकती थी। इसके अलावा इन जानवरों को मारने के बाद समुद्र से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य वस्तुएं भी वे आपस में बांट लेते थे। कुछ मांत्रिक जो किसी भी दल में शामिल नहीं होना चाहते और अकेले ही रहते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता और समुद्री जानवर से सामना होने पर अकेले ही उन्हें लड़ना पड़ता है और अधिकांश बार ये मांत्रिक मारे जाते हैं। ऐसे काफी उदाहरण मैंने सुन रखे हैं, बल्कि कई मांत्रिकों को मरते हुए देखा भी है, देवेन ने कहा। इतना सब जानने के बाद भी अधीश ने अभी अपना जवाब नहीं दिया। किसी भी गुट में शामिल होने का मन वो नहीं बना सका था। अभी अभी तो मैं कुर्दमान द्वीप आया हूं, अभी मुझे यहाँ के बारे में कुछ और जानकारी जुटानी चाहिए, अधीश ने सोचा। उसने देवेन से पूछा, मांत्रिक देवेन, वायु भवन के अलावा कुर्दमान द्वीप समूह पर और कौन से दल हैं? देवेन ने पहले ही बताया था कि वायु भवन कुर्दमान के 3 सबसे प्रमुख और शक्तिशाली दलों में से एक है।
इसका मतलब है कि 2 अन्य दल भी हैं जो वायु भवन के समान ही शक्तिशाली हैं। मांत्रिक देवेन ने उससे और कुछ नहीं छिपाया। कुर्दमान द्वीप समूह में और भी बहुत सारे गुट हैं, लेकिन वे सब छोटे गुट हैं। केवल 3 दल ही निर्विवाद रूप से बड़े और शक्तिशाली हैं। हमारे वायु भवन के अलावा जादू भवन और वर्षा भवन ही बड़े दल हैं। अधीश ने उन 2 गुटों के नामों को अपने दिमाग में बिठा लिया ताकि कुर्दमान द्वीप पर पहुंचने पर वो उनके बारे में भी पता कर सके। जल्दी ही अधीश को समुद्र के किनारे दूर दूर तक फैले हुए छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप दिखाई देने लगे। ये द्वीप एक दूसरे से अधिक दूर नहीं थे। दूर से वे ऐसे दिखते थे जैसे वे सभी आपस में जुड़े हुए हों। यही कुर्दमान द्वीप समूह था। देवेन ने अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, हम कुर्दमान द्वीप पहुंच चुके हैं। अब हम सीधे सबसे बड़े और मुख्य द्वीप की ओर चलेंगे। लगभग सभी गुट, चाहे वो बड़े हों या छोटे, मुख्य द्वीप पर ही रहते हैं। देवेन ने जिस ओर उंगली दिखाकर इशारा किया था वही मुख्य द्वीप था। अधीश ध्यान से उस मुख्य द्वीप की ओर देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो समझ गया कि मुख्य द्वीप का स्थान वास्तव में रणनीतिक रूप से बहुत सुरक्षित था, क्योंकि ये बाकी द्वीपों से लगभग पूरी तरह से घिरा हुआ था और इन सब से आकार में भी काफी बड़ा था। जल्दी ही वे तीनों मुख्य द्वार पर पहुंच चुके थे। द्वीप पर समुद्र के उस किनारे के मुकाबले काफी चहल पहल थी। अनेक मांत्रिक यहां घूम फिर रहे थे। उनमें से बहुत से देवेन को प्रणाम कर रहे थे। अधीश समझ गया कि मांत्रिक देवेन यहां काफी लोकप्रिय हैं। कुर्दमान पहुंचते ही मांत्रिक दिशा ने कहा, देवेन, मैं बहुत थक गई हूं, घर जाकर आराम करना चाहती हूं। देवेन ने उसे जाने के लिए सहमति दे दी। दिशा ने अधीश को एक बार फिर प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर चली गई। अधीश ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अब भी अपने विचारों में डूबा हुआ था। अधीश के विचारों में खलल डालते हुए देवेन बोला, मांत्रिक अधीश, हम वायु भवन पहुंच चुके हैं। क्या आपने कुछ तय किया कि आप किस दल में शामिल होना चाहेंगे? देवेन की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो मर्लिन की क्षमता को परख चुका था और चाहता था कि अधीश वायु भवन में शामिल हो जाए। इससे अपने दल में देवेन का कद थोड़ा और ऊंचा उठ जाता, बल्कि उसे इस काम के लिए पुरस्कार भी मिल सकता था। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अधीश बोला, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है किसी भी दल में शामिल होने की। लेकिन एक बात बताइए मांत्रिक देवेन, क्या यहाँ कोई ऐसी दुकान है जहां से मैं कुछ रसायन सामग्री खरीद सकूं? देवेन ने कुछ सोचकर जवाब दिया, हाँ, ऐसी तो कई दुकानें हैं, लेकिन वे सभी हमारे वायु भवन के सदस्य व्यापारी हैं जो मुख्य रूप से हमारे दल के सदस्यों को ही रसायन या कीमिया सामग्री बेचते हैं। चूंकि आप हमारे दल के सदस्य नहीं हैं, तो वे आपसे वस्तुओं की बहुत अधिक कीमत वसूल करेंगे। अधीश ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं बस एक बार देखना चाहता हूं। अधीश के पास अब तक बहुत सी रत्न मणियां इकट्ठी हो गई थी और वो ज्वालामुखी वृत्तिका खरीदने के लिए कितना भी दाम चुकाने के लिए तैयार था। देवेन ने जब देखा कि उसकी अधिक मूल्य वाली बात से अधीश को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो उसने फिर इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। देवेन अधीश को एक बहुत बड़ी दुकान में ले गया। कई मांत्रिक उस जगह की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। अधीश को अपने साथ ही दुकान के भीतर ले गया और बोला, मांत्रिक अधीश, आप बस आज्ञा करें और आपको जो कुछ भी चाहिए यहाँ मिल जाएगा। ये दुकान यहाँ की सबसे बड़ी और अच्छी दुकान है। पूरे कुर्दमान द्वीप पर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो भी यहाँ मिल जाएगा। अधीश ने सिर हिलाया और दुकान में प्रवेश किया। उसे अंदर जाते देख एक प्यारी सी दिखने वाली बहुत कम उम्र की लड़की, जो शायद दुकान में काम करने वाली मांत्रिक ही थी, तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे आई और बोली, महाशय, क्या सेवा करूं आपकी? बताइए आप क्या खरीदना चाहते हैं? अधीश ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, मुझे ज्वालामुखी मृत्तिका चाहिए, क्या आपके पास उपलब्ध है? लड़की चौंक कर बोली, ज्वालामुखी मृत्तिका? ये वस्तु मिलना तो बहुत मुश्किल है महाशय। ये दुर्लभ और बहुमूल्य है। कई बार इस मिट्टी को लाने के लिए खतरनाक ज्वालामुखियों के पास जाना पड़ता है। हालांकि अब बहुत कम ही मांत्रिक इस मिट्टी की तलाश में यहाँ आते हैं, इसलिए हमने इसे अपनी दुकान में रखना बंद कर दिया है। यदि आपको किसी यंत्र निर्माण के लिए इस मिट्टी की जरूरत है तो मैं कोई और स्थानपन्न सुझा सकती हूँ जो ठीक वैसा ही काम करेगा जैसा ज्वालामुखी मृत्तिका। लेकिन अधीश ने सर हिलाकर मना कर दिया, नहीं,
किसी और चीज से मेरा काम नहीं होगा। मुझे ज्वालामुखी मृत्तिका ही चाहिए। लड़की ने अधीश को एक नजर ध्यान से देखा, फिर बोली, यदि हमारी दुकान में ये मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो आपको पूरे कुर्दमान द्वीप पर कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहें तो कहीं और तलाश करके देख लें। यह सुनकर अधीश कुछ निराश हो गया। उसे अभी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतनी दूर आने के बाद भी उसे ज्वालामुखी मृत्तिका खोजने में कामयाबी नहीं मिली है। क्या सच में मुझे खतरनाक और जागृत ज्वालामुखियों के बीच इसकी तलाश करनी पड़ेगी? अधीश ने सोचा। हालांकि वो जानता था कि यदि एक बार कोई ज्वालामुखी फट गया तो 7वीं श्रेणी का मांत्रिक भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता और उसकी मृत्यु तय है। अधीश की जरूरत और मिट्टी के ना मिलने पर हुई निराशा को देवेन ने तुरंत भांप लिया और एक बार फिर अपना प्रस्ताव रखा। मांत्रिक अधीश, आप एक बार फिर सोच लेना। यदि आप वायु भवन में शामिल हो जाते हैं तो ज्वालामुखी मृत्तिका तो क्या, कोई भी रसायन प्राप्त करना आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा। अधीश ने पलटकर देवेन को देखा। इस तरह देखे जाने से देवेन कुछ सक पका गया। उसने सहज होने की कोशिश करते हुए फिर कहा, मांत्रिक अधीश, वास्तव में ज्वालामुखी मृत्तिका कुर्दमान द्वीप समूह के जागृत ज्वालामुखियों में पाई जाती है, लेकिन ये ज्वालामुखी बेहद खतरनाक है। उनमें से लगातार लावा बहता रहता है और ये कभी भी बुरी तरह फट सकते हैं। इसलिए बाहर का कोई भी मांत्रिक बिना अच्छी जानकारी और सुरक्षा प्रबंध के इन ज्वालामुखियों के पास में कदम भी नहीं रखता। अधीश को सोच में डूबा देखकर देवेन को लगा कि अब शायद वो उसके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उसने फिर कहा, यदि आप वायु भवन में शामिल हो जाते हैं तो मैं बड़ी आसानी से आपको एक मानचित्र और एक यंत्र उपलब्ध करा सकता हूं। उस मानचित्र में आपको कुर्दमान द्वीप समूह पर मौजूद सभी 36,859 ज्वालामुखियों की जानकारी मिल जाएगी और यंत्र से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से ज्वालामुखी अभी सक्रिय या निष्क्रिय हैं, वे कितनी बार फट चुके हैं और यहां तक कि उनके विस्फोट के कालक्रम और प्रकृति तक की पूरी जानकारी होगी। यंत्र में ये सारी जानकारी दर्ज है, जिसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण और विवरण इकट्ठा किया गया है। इन दोनों चीजों को लेकर जब आप ज्वालामुखी मृत्तिका की खोज में निकलेंगे तो आप कई खतरों से बच जाएंगे। वायु भवन ने इन दोनों चीजों को बनाने में कई दशकों तक कड़ी मेहनत की है और इसी कारण से सिर्फ वायु भवन के सदस्य मांत्रिक ही इसका उपयोग कर सकते हैं। बाहरी लोगों के लिए यह उपलब्ध नहीं है। देवेन बोलता ही चला जा रहा था और अधीश उसके हर शब्द को बहुत गौर से सुन और समझ रहा था और वो वास्तव में कुछ हद तक उसके प्रस्ताव से आकर्षित भी हुआ था। यदि ये मानचित्र वास्तव में वैसा ही है जैसा कि मांत्रिक देवेन बता रहा है और उतनी ही व्यापक जानकारी उसमें शामिल है, तो ये ज्वालामुखी मृत्तिका को खोजने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है, अधीश ने सोचा। और अब उसके पास देवेन को एक बार फिर मना करने का कोई कारण भी नहीं था। उसका उद्देश्य किसी तरह पूरा हो जाए, बस इतना ही तो अधीश चाहता था। इसलिए एक बार फिर अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद अधीश ने आखिरकार सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। यदि ऐसी बात है मांत्रिक देवेन, तो मैं आपके दल वायु भवन में शामिल होने के लिए तैयार हूं। अधीश की बात सुनते ही देवेन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, ठीक है मांत्रिक अधीश, मैं आपके फैसले का स्वागत करता हूं और आपके लिए बहुत प्रसन्न भी हूं। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको हमारे दल के मुखिया के पास ले चलता हूं। कहकर मांत्रिक देवेन आगे आगे चल पड़ा और अधीश उसके पीछे चलने लगा। क्या अधीश का वायु भवन में शामिल होने का फैसला सही साबित होगा? क्या मांत्रिक देवेन ने उससे सब कुछ सच ही कहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।